हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने मेंस बीपीएससी मेंस के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा है। होप आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित होगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों परफेक्ट तो नहीं है, बट आप इसमें से कुछ पॉइंट जो आप अपना क्वेश्चन लिखें उसमें ऐड कर लीजिए और उसको परफेक्ट बना लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, समय है नहीं हमारे पास। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को लेकर हाल के वर्षों में भारत लगातार चर्चा में रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के दावे एवं चुनौतियों को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका इंट्रो देंगे। तो इंट्रो में क्या है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर के मुख्यालय के साथ की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन और राष्ट्रों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में बनाया गया था दोस्तों। तो ये इसका थोड़ा बहुत हम डिस्क्रिप्शन दे दिए क्योंकि इसके बारे में चर्चा है। तो इसका जो है नेक्स्ट देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। तो संयुक्त राष्ट्र की संरचना एवं उसका कार्य, तो मेनली जो पॉइंट वाइज आंसर देने से दोस्तों थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा होता है और मैं इसी प्रकार से आंसर लिखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र के कई मुख्य निकाय हैं जो कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अंग है ये, और यह अनुसंधान को कमीशन करता है और संयुक्त राष्ट्र को एक प्रभावी और कुशल संगठन बनाने के लिए अध्ययन के निष्कर्षों को लागू करता है। अब सेकेंड नंबर पे है दोस्तों महासभा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श करने वाला निकाय है। प्रत्येक देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, उसका प्रतिनिधित्व महासभा में किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सुरक्षा परिषद 5 अस्थायी सदस्यों से बनी है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, जो द्वितीय विश्व युद्ध में 5 मुख्य सहयोगी थे, शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना तथा युद्ध के प्रकोप को रोकना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये पॉइंट, आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और सामाजिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। दोस्तों ऐसे तो इस क्वेश्चन में इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी यूएनओ के बारे में पूछ दिया तो आप क्या लिखिएगा। तो ऐसे ये जो पोर्शन है ये इम्पोर्टेंट उतना कुछ नहीं है, हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है इसका तर्क से, फिर भी हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से। अब हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है हेग। नीदरलैंड में अपने मुख्यालय में अदालतों राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुनती है। हर जगह दोस्तों जहाँ जहाँ राज्य का जिक्र आएगा आपको देश मानना है, ठीक है। महासभा या अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी मामले पर राय जारी करती है। दोस्तों ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन हमारा यहाँ से शुरू होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन कभी भी जिससे रिलेटेड वो देता है तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। और वैसे भी 400 वर्ड आपको लिखने हैं तो क्या लिखिएगा। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मेन आता है दोस्तों, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का तर्क क्या है। तो कुछ ये भी मैंने पॉइंट वाइज में ही लिखा है दोस्तों। सबसे पहला है कि उभरती वैश्विक शक्ति। भारत स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद वैश्विक राजनीति में प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरा है, जो विश्व के आबादी के 6ठे भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये थोड़ा सा लिखना है। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और 2020 तक क्रय शक्ति क्षमता के मामले पर 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार करके नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का आह्वान करने का निश्चय भी किया है। इसके अलावा चुनौतियों के समय में भारत सहयोग और साझा जिम्मेदारियों के लिए अपनी आवाज़ उठाने में सबसे आगे रहा है। तो ये हमारा पहला पॉइंट में हमको इतना लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के साथ लंबे ऐतिहासिक इसके संबंध रहे हैं।
भारत संयुक्त राष्ट्र के साथ एक लंबे ऐतिहासिक संबंध और वैश्विक क्षेत्र में इसकी समकालीन भूमिका साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का योगदान निर्विवाद है। भारत पंचशील के सभी समझौतों का पालन करता है। पंचशील का सिद्धांत संप्रभुता, गैर आक्रामकता, गैर हस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए पारस्परिक सम्मान पर आधारित है। दोस्तों, तो थोड़ा सा हम लोग पंचशील के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे कि आखिर ये है क्या। चलिए, निरस्त्रीकरण और अहिंसा पर भारत का रुख। भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी कामकाज बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर है। भारत ने समय समय पर एक जिम्मेदार परमाणु हथियार वाले राज्य के रूप में अपना रुख दोहराया है और गैर परमाणु वाले राज्यों के लिए खिलाफ, यहाँ भी दोस्तों देश खिलाफ पहले उपयोग और गैर उपयोग के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को दोहराया है। भारत ने अक्सर अप्रसार संधि, जिसको हम लोग NPT के नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्रीटी ऑन द नॉन प्लोरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की भेदभावपूर्ण और अलोकतांत्रिक प्रकृति की आलोचना की है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पक्ष में जो तर्क हम लोग दे रहे हैं, सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, विकास लक्ष्यों और सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और संधियों में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन को 2 लाख से अधिक अधिकारी एवं जवान प्रदान किए हैं। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, शरणार्थी संकट, महामारी और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था के पुनर्गठन जैसी वैश्विक चुनौतियों से लड़ने में भारत को संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, ये जो कुछ वर्ड है ना, वो आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ये सब चीज़ जो है ना, लगभग चीज़ में आपको यूज़ करना ही करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एशियाई क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रतिनिधि के रूप में। हाल ही के दिनों में गुटनिरपेक्षता के बहुसंरेखन की ओर भारत ने स्थानांतरण से पता चलता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सभी प्रमुख और छोटी शक्तियों के साथ अच्छे समानांतर संबंध बनाए रखा है। भारत की, अब चलिए हम लोग जो हम लोग 4-5 पॉइंट लिखे उसके तर्क में दोस्तों, उसका ये कंक्लूजन है। ठीक है, ऊपर में हमने जो 4-5 पॉइंट लिखा कि भारत में स्थायी सदस्यता के तर्क वाले में, भारत की सदस्यता की मांग उसके आर्थिक विकास, आकार, लोकतंत्रीकरण, राजनीतिक स्थिरता, सॉफ्ट पावर के उदय, परमाणु शक्ति, सैन्य शक्ति और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बढ़ती शक्ति के रूप में इसके उद्भव के आकार पर किया जाना चाहिए। तो ये उसका समरी हो गया दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं। अस्थायी सदस्यता में भारत के समस्त चुनौतियाँ। आलोचकों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि भारत ने अभी भी परमाणु अप्रसार संधि, जिसे मैंने पीछे बताया, NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। चीन, जिसके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से एक होने के कारण वीटो पावर है। अस्थायी सदस्यों में सभी की सहमति होना अनिवार्य है और ऐसा संभावना नहीं है दोस्तों कि चीन इस पर सहमति जाहिर करे। हालांकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान पर है और इसके व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे स्थिर है, परंतु मानव विकास सूचकांक जैसे कई सामाजिक आर्थिक संकेतकों में खराब प्रदर्शन दिखाता है। दोस्तों, ये तो चाल है लोगों का, लेकिन इसको हम लोग अपने आंसर में तो लिख नहीं सकते, तो डायरेक्ट यही लिखना पड़ेगा। हिंद महासागर क्षेत्र से परे अपनी सैन्य शक्ति को प्रक्षेपित करने की भारत की क्षमता का परीक्षण अभी किया जाना बाकी है। इसके अलावा जो है, भारत अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए अमेरिका और रूस से हथियारों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। दोस्तों, इसको हम लोग हटा नहीं सकते, ये सच्चाई है, तो इसको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। अब लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में प्रमुख जिम्मेदारियों को लेने की क्षमता
और इच्छा रखने वाले देश को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल किया जाना चाहिए। भारत एक अच्छा विकल्प के रूप में उभर कर आया है। तो दोस्तों ये तो मेरा था। अब अपना आप लोग नोट्स बनाए हैं तो इसमें से जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसमें आप ऐड कर लीजिएगा, और मैं कुछ जरूर लिखूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। धन्यवाद।